गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का एक चैप्टर लेके आए सेल। सेल को पढ़ना है। इसको कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम ही है सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं फंडामेंटल? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक। बेसिक मतलब सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा। तो सेल क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लाइफ का सबसे छोटा यूनिट होता है। इसलिए इसके बारे में लिखा गया है सेल के बारे में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ। यदि इसको डिफाइन किया तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। और फिर कहा जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ होता है वो सेल का बना होता है। उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा जो बना होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो किस चीज का बना होता है? सेल का। इसलिए क्या क्या कह सकते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही है क्या? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट। फिर कह रहा है कि ये फंक्शनल यूनिट भी होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके भीतर सेल ही होते हैं, और सेल ही है और वही सभी तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितने भी केमिकल रिएक्शन उसके बॉडी के भीतर होता है, सबके सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को यही सेल ही परफॉर्म करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? किसी भी लाइफ का फंक्शनल यूनिट। तो सेल को अब यदि डिफाइन करना होगा तो एक छोटा सा डेफिनेशन बन is the basic and structural and functional unit of life। तो क्या आपको सेल के बारे में समझ में आ गया होगा? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज आता है, सेल के बारे में हम पढ़ना है ना, तो सेल के बारे में पढ़ना, तो ऐसे बायोलॉजी का ब्रांच जहां पे हम सेल का स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, सेल के फंक्शन को स्टडी करते हैं, बायोलॉजी को उस ब्रांच को कहते हैं साइटोलॉजी। तो देखिए साइटोलॉजी, साइटोलॉजी the branch of biology which deals about the and function of cell। तो किसी भी, इसमें क्या लिखा गया? बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो डेफिनेशन के तौर पे हमने यहाँ पे क्या लिखा है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद डील्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, इसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। स्ट्रक्चर और फंक्शन, इसको याद रखना है, साइटोलॉजी। आगे आता है, इसी में थोड़ा सा और थोड़ा डेट कर देते हैं, सेल बायोलॉजी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके रिप्रोडक्शन, यानी मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों के बारे में स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी किस ब्रांच को कहते हैं? सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के फंक्शन के बारे में, सेल के मल्टीप्लिकेशन के बारे में, उसका क्या प्रोसेस होता है मल्टीप्लिकेशन में, उस तीनों चीज के बारे में स्टडी करने का जो ब्रांच होता है बायोलॉजी में, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। यहाँ पे लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन इस तरह से, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals about the structure, function and reproduction is structure
रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। तो बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके मल्टीप्लिकेशन यानी मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजी के उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में क्या डिफरेंस है? सेल बायोलॉजी में हम सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिप्रोडक्शन तीनों के बारे में स्टडी करते हैं, और सेल साइटोलॉजी में क्या करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो यदि कहा जाए कि क्या सेल का किसी भी सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करना, किसी भी सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करना क्या सेल बायोलॉजी कहलाता है? ऑफ कोर्स, यहां पे देखिए सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहा जा सकता है। यदि सेल बायोलॉजी क्या सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करना साइटोलॉजी का कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन का स्टडी करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए क्या सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिप्रोडक्शन को स्टडी करना क्या साइकोलॉजी कहला सकता है? नहीं, साइकोलॉजी में हम सेल के रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से अराइज हो सकता है। तो हम आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पे। ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals about the structure and function of cell is called, क्या कहेंगे उसको? यदि ए में रहेगा साइटोलॉजी, बी में रहेगा सेल बायोलॉजी, सी में रहेगा ए एंड बी बोथ, डी में और नन इनटू नन। तो आप इसमें क्या टिक करेंगे? सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन साइटोलॉजी में भी पढ़ा जाता है और सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरह का क्वेश्चन कुछ इस तरह से, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals about the structure, function and reproduction of cell is called, क्या इसको कहिएगा? साइटोलॉजी कहिएगा, सेल बायोलॉजी कहिएगा, ऑप्शन वही है पहले जैसा, ए एंड बी बोथ, दोनों कहिएगा, कुछ नहीं कहिएगा। तो सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में दिया गया था, तो हमने क्या कहा? क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों। लेकिन यदि स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिप्रोडक्शन तीनों के बारे में दिया गया है तो उसका स्टडी हम किसमें करते हैं? सेल बायोलॉजी में। तो ठीक है, इसको आप नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं चैप्टर। मैंने अभी आपको बताया कि सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल यूनिट होता है, बताया। तो क्यों कहा ऐसा? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी के भीतर जो सेल है वही सभी तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, सभी के सभी एक्टिविटी परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है? सेल के द्वारा। तो सेल ही है जो बॉडी के भीतर सभी तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। अब मैं बता रहा हूँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म करता है कौन? सेल। तो आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन पता होना चाहिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता क्या है। तो आइए देखते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन होता क्या है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है।
मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन ही है जो हमारे बॉडी के भीतर होता है, और एक केमिकल रिएक्शन नहीं, कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और एक साथ होते हैं। तो कह सकते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में एक साथ हो रहे हैं, हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं उन सबको एक साथ क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसको डिफाइन कीजिए, बहुत आसान सा डेफिनेशन हो जाएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन का। सम टोटल ऑफ all chemical reaction performing together inside the organisms is called metabolic reaction. तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होता क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म के भीतर होता है ये। और ये क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन एक तरह का केमिकल रिएक्शन, और एक केमिकल रिएक्शन नहीं, कई सारे केमिकल रिएक्शन है। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं उन सभी केमिकल रिएक्शन को एक साथ हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारे बॉडी में जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन दो पाथवे में होता है, दो तरह से होते हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है? पहला जो है वो है एनाबॉलिक रिएक्शन, और दूसरा है कैटाबॉलिक रिएक्शन। हमारे बॉडी में जैसा रिक्वायरमेंट होता है किसी भी मटेरियल का, उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन के अलग अलग पाथवे होता है, अलग तरीके से होता है। कुछ चीज को बनाया जाता है तो कुछ चीज को तोड़ा जाता है हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन इज द मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन का एक पार्ट है। एनाबॉलिक रिएक्शन इज द मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है? किसी चीज को बनाया जाता है, छोटे छोटे से यूनिट्स को जोड़ के बड़ा सा यूनिट का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन। तो इसको डिफाइन करना होगा, तो इट इज द फॉर्मेटिव मेटाबॉलिक रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे आपको याद रखना है, इसमें एनाबॉलिक रिएक्शन में एग्जांपल जो होगा वो होगा बनाने वाला है, किसी चीज को बनाया जाता है, छोटे छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट को तैयार किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है एग्जांपल के तौर पे आ जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक तरह का फोटोसिंथेसिस एक तरह का क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है? हम जानते हैं ये फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसके द्वारा? बाय द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के हेल्प से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ग्लूकोज बनाना ही क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। किसके द्वारा? ग्रीन प्लांट्स के द्वारा या ग्रीन एल्गी के द्वारा। तो इसमें क्या होता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है इसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स पे, ग्रीन प्लांट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, उसके भीतर क्लोरोफिल होते हैं, एक तरह का पिगमेंट। तो यहाँ पे क्लोरोफिल, और बना क्या बनता है इसमें? ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, साथ में ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनाबॉलिक रिएक्शन में छोटे छोटे सब यूनिट्स जो है कन्वर्ट हो रहा है बड़े से यूनिट में, इसलिए ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन। या यूं कह सकते हैं सिंपल कंपोनेंट्स जो है जुड़ करके यदि कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन। तो आपको
एनाबॉलिक रिएक्शन समझ में आ गया होगा, अब कैटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में देखते हैं। हमारे बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग जैसा रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी का, जैसे प्रोटीन बना हुआ है हमारे बॉडी में, तो प्रोटीन डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं किया जाता है, या प्रोटीन को बनाने की जरूरत पड़ा था। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कैटाबॉलिक रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है, हमारा बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता एनर्जी के फॉर्म में, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है एनर्जी को बनाने के लिए। तो क्या करना पड़ता है उसमें, पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है सिंपल फॉर्म में, तब उससे एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज का बना होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ग्लूकोज। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उससे ग्लूकोज निकलता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब वही ग्लूकोज जब टूटता है तो फिर से उसे एनर्जी निकलती है। तो कहने का मतलब क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन एक तरह का ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें बड़े से यूनिट टूट के छोटे छोटे सर्किट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में इसको डिफाइन करना होगा तो क्या कह सकते हैं, इट इज द डिस्ट्रक्टिव, मतलब ब्रेक डाउन, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन एक तरह का डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे किसको रख सकते हैं हम, या तो फोटोसिंथेसिस को रख सकते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन में, कैटाबॉलिक रिएक्शन में हम किसको रख सकते हैं, रेस्पिरेशन को रख सकते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक तरह का कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो यदि इसको समझना भी होगा तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में होता क्या है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एनर्जी के फॉर्म में, किसके वजह से, ऑक्सीजन के वजह से। देखिए C6H12O6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके ग्लूकोज ऑक्सीडाइज मतलब टूटता है और कन्वर्ट हो जाता है किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्या हुआ यहाँ, एक बड़ा सा यूनिट कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स टूट करके छोटे छोटे यूनिट में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो आपको समझ में आ गया मेटाबॉलिक क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है हमारी बॉडी में होने वाला केमिकल रिएक्शन होता है जो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में। तो ठीक है, आप इसको नोट कीजिए और इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सेल के बारे में जानते हैं। सेल का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, सेल किस चीज के बने हुए होते हैं। तो देखिए सेल का बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं वो मेनली तीन ही होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यदि ये तीनों स्ट्रक्चर है तो उसको कंप्लीट सेल कहा जाता है। और जो सेल कंप्लीट होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है एनवायरनमेंट में, उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ता, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ता है कि यदि वो ऑर्गेनिज्म रहे तभी वो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो वो मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो यदि ये तीनों स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखिए तो मेनली तीन ही कंपोनेंट होते हैं सेल का, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल। अब जैसे देखिए यहाँ एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर बना देते हैं जहाँ से आपको सेल का ओवरव्यू मिल जाएगा। देखिए इस सबसे बाहरी स्ट्रक्चर जो है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियस ये क्या है, सबसे भीतर जो डार्क स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या है,
न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, इस पतली से जो है मेम्ब्रेन जो है, तीन मेम्ब्रेन, उसके बीच में जो एक खाली स्पेस दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है इसमें? लिक्विड। और लिक्विड को, उस लिक्विड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में बहुत से छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यदि ये तीन स्ट्रक्चर किसी सेल में पाया जा रहा है तो उसको कंप्लीट सेल कहा जाता है, और जो कंप्लीट होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो एग्जांपल हम इसमें रखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऐसा सेल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और कौन ऐसा है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो जैसे हम यहाँ पर देते हैं एग्जांपल, पहला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की आउटलाइन बना के देखिए, बैक्टीरिया की आउटलाइन देखिए, कुछ ऐसा हमने बनाया। ये न्यूक्लियस के भीतर में पड़ा हुआ साइटो, न्यूक्लियस के भीतर में पड़ा हुआ जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें देखिए क्या क्या है। सबसे बाहर जो इसमें होता है वो होता है सेल वॉल। इसके भीतर जो है थोड़ा सा अंदर देखिएगा तो इसमें सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगा, सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके भीतर में साइटोप्लाज्म है, और सबसे भीतर न्यूक्लियस के भीतर भी होता है जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस भी है तो जेनेटिक मटेरियल। तो क्या आपको जो है बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं सेल के वो तीनों दिखाई दे रहे हैं इसमें? देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और जेनेटिक मटेरियल का मतलब न्यूक्लियस भी है। इसलिए बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? कंप्लीट सेल। बैक्टीरिया इज द कंप्लीट सेल। अब जो कंप्लीट सेल होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एनवायरनमेंट में। तो इसके बारे में और भी क्या लिखेंगे? तो बैक्टीरिया कैन शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब ये बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के हेल्प से भी जिंदा रह सकता है। अब दूसरा एक और भी एग्जांपल लेते हैं, वायरस। वायरस के बारे में आप बहुत कुछ ऐसे सुने हुए होंगे कि वायरस जो होता है हमारी बॉडी के बाहर नॉन लिविंग होता है, हमारी बॉडी के भीतर जाते ही लिविंग हो जाता है। बॉडी के बाहर नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग कौन होगा? जिसमें ये बेसिक कंपोनेंट्स में कोई एक एब्सेंट होता होगा, मतलब या तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, या साइटोप्लाज्म नहीं होगा, या न्यूक्लियस नहीं होगा। इनमें से कोई एक नहीं होगा, या दो नहीं, या तीनों नहीं रहेगा, नॉन लिविंग होगा। तो वायरस भी कुछ ऐसा ही है। तो देखिए इसका कुछ आउटलाइन बनाते हैं ऐसा। ये बैक्टीरिया का आउटलाइन, ये बाहर से जो है ना सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ये जो है एक तरह का प्रोटीन का लेयर है, प्रोटीन से बना हुआ एक लेयर है, तो इसको कहते हैं प्रोटीन लेयर। अब ये इसमें कुछ नहीं है भीतर, साइटोप्लाज्म भी नहीं है, और इसमें क्या जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए इसमें ना इसमें सेल मेम्ब्रेन है, ना आपको इसमें जो है जेनेटिक साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें बेसिक कंपोनेंट जो है सेल का वो एब्सेंट है। यदि बेसिक कंपोनेंट सेल का एब्सेंट है तो इसको इनकम्प्लीट सेल कहा जाएगा। इसलिए इसके बारे में देख सकते हैं, इट इज द इनकम्प्लीट सेल। दूसरा, जो इनकम्प्लीट सेल होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता एनवायरनमेंट में, उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ता है।
इसीलिए तो ये हमारे बॉडी के भीतर जैसे ही आता है तभी वो लिविंग होता है। तो इट कैन नॉट शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो वायरस डू नॉट शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये था बेसिक कंपोनेंट सेल का, जो आपको समझ में आ गया होगा। तीन ही चीज इसमें जानना था, वो क्या था? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में। यदि तीनों चीज है तो वो लिविंग होगा, नहीं होगा तो इसमें से कोई एक एब्सेंट है, दो एब्सेंट है तो वो नॉन लिविंग होगा या एसेलुलर स्ट्रक्चर होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और सेल का डिस्कवरी कैसे कैसे होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।